सभी लोगों का रीजनिंग की इस महत्वपूर्ण क्लास में। आइए आज से हम लोग डाइस की कक्षा को प्रारंभ करते हैं। डाइस एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सभी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। यह प्रयास आपकी सफलता के लिए किया जा रहा है, क्योंकि आप सफल होंगे तो हम निश्चित रूप से सफल होंगे। हमारी इच्छा, सभी को शिक्षा। डाइस एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो लगभग लगभग सभी परीक्षाओं में आता है, और आप जिस एग्जाम को देने जा रहे हैं उसमें डाइस की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। लगातार उस एग्जाम में प्रश्न डाइस से पूछे गए हैं। डाइस के प्रश्न यदि हम लोग देखें तो लगभग लगभग डाइस में हमें 7 प्रकार के प्रश्न पढ़ने होते हैं। पांसा जो होता है डाइस, इसको हम दो भागों में बांट के अध्ययन करते हैं। एक को हम कहते हैं बेसिक डाइस और दूसरे को हम कहते हैं लॉजिकल डाइस। बेसिक डाइस में 3 प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। विपरीत सतह को ज्ञात करना, पांसे की पहचान करना, सतहों पर आधारित प्रश्न। अपोजिट सरफेस जो आपको फाइंड करनी है वह यहां पूछा जाता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डाइस, पांसे की पहचान करना यहां पे पूछा जाता है। और जो सरफेस पर आधारित प्रश्न होते हैं वो भी यहां पे आपसे पूछे जाते हैं। पांसे का प्रसार, एक्सपेंशन ऑफ द डाइस, लॉजिकल डाइस में आते हैं। तो 4 प्रकार के प्रश्न यहां पर बनते हैं। पांसे पर अंकन, है ना। तो पांसे पर जब हम किसी चीज को लिखते हैं, मतलब कंटेंट ऑन द डाइस, जो पांसे की सरफेस पर किसी चीज को लिखते हैं तो कहते हैं पांसे का अंकन। रिक्त सतह को भरना या रिक्त स्थानों को भरना, फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत महत्वपूर्ण पोर्शन है ये वाला, और बहुत सारी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। पांसे का घुमाव, रोटेशन ऑफ द डाइस। तो लगभग देखें तो 7 प्रकार के प्रश्न हमें यहां पर पढ़ने हैं। जब हम किसी भी पांसे की बात करते हैं, अगर वो आकृति पांसा है तो वो आकृति केवल 3 ही प्रकार की हो सकती है। अर्थात यहां पर हम कहें कि पांसे की ये जो 7 प्रकार के टाइप बनते हैं, जिनको हम 7 प्रकार के प्रश्न कहते हैं, वो 3 ही तरह के पांसे से मिलकर बनते हैं। अगर किसी आकृति को पांसा होना है तो पांसे को 3 ही प्रकार का होना पड़ेगा, या पांसा 3 ही प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा? 1 सरफेस कॉमन डाइस, 2 सरफेस कॉमन डाइस और नो सरफेस कॉमन डाइस। यदि हम हिंदी में कहें तो पांसे में पहला जो प्रकार है उसका मतलब होता है आसानी से एक सतह समान। जो दूसरे प्रकार का पासा होता है उसको हम कहते हैं 2 सतह समान। 2 सतह समान, अभी हम लोग सब इसको जानेंगे। और जो तीसरे प्रकार का पासा होता है उसको हम लोग कहते हैं कोई सतह समान नहीं, नो सरफेस कॉमन, कोई सतह समान नहीं। तो 3 प्रकार का पासा आपका हो सकता है। बहुत ध्यान से आप इसको पढ़िएगा। यह सभी कक्षाएं आपको रवि तिवारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से दी जा रही हैं। आगे की भी कक्षाएं यहां से मिलेंगी। इस चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपी स्पेशल हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, रीजनिंग हो गई, परीक्षा उपयोगी बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट, परीक्षा की सूचनाएं, बहुत सारी ऐसी चीजें जो जीवन पर आधारित हैं, अनुभव पर आधारित हैं, जो आप लोगों को आगे बढ़ाने में सहायक हैं, आप लोगों के लिए मोटिवेशनल हो सकती हैं। और भी बहुत सारी चीजें जो आपके लिए जरूरी है इस कंपटीशन के युग में, एरा में, वो इसी चैनल से आप लोगों को मिलती रहेगी। तो इस चैनल को अपना प्रेम और स्नेह इसी प्रकार से देते रहिए। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग कर भी रहे हैं, ठीक है। यह भी टारगेट विद आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट का ही एक चैनल है, संस्था का ही एक चैनल है, लेकिन इसकी गतिविधि थोड़ी सी अलग तरीके से चलेगी, जो बिल्कुल संस्थान से कनेक्ट रहेगी। तो आप सभी लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए, अगर हम किसी पासे की आकृति को देखें तो एक पासे की मूल आकृति इस प्रकार से होती है। इसकी क्या विशेषता होती है? 6 बराबर सतह होती हैं। कैसे? यदि हम किसी पासे को यहां पर बनाते हैं, गौर से देखिएगा, बिल्कुल बेसिक से क्लियर करते चलते हैं। यह एक पासे की आकृति है। पासा जो होता है वो एक 3 डायमेंशनल फिगर है, त्रिविमीय आकृति है। लोअर पीसीएस 2009 में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि पासा किस प्रकार की ज्यामितीय आकृति है। तो पासा जो होता है वो त्रिविमीय, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं 3 डायमेंशनल, 3D आकृति है। पासे की 6 बराबर सतह होती हैं। जैसे आप इसको देख रहे हैं तो ये कितनी सरफेस होती है? 6 बराबर सरफेस होती हैं, जिनकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक दूसरे के बिल्कुल क्या होती है? बराबर होती है। ऐसी आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक दूसरे के बराबर हो, इसको या तो हम डाइस कह देते हैं या हम क्यूब भी कह देते हैं। तो पासा और घन, इन दोनों के ही कॉन्सेप्ट यहीं से निकलते हैं जो आप सामने देख रहे हैं। अगर 6 सतह हैं और वो बराबर नहीं है तो फिर वो घन नहीं रह जाता। अगर 6 सतह हैं और वो बराबर है तो या तो वो क्यूब है या तो डाइस है, दोनों एक ही बात है। लेकिन अगर 6 सतह हैं और 6 सतह बराबर नहीं है
तो वो क्यूबिड हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस आपके घनाभ से भी बन जाते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। 6 सतह है लेकिन बराबर नहीं है, तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। पासे की जो मूल आकृति होती है वो निश्चित रूप से ऐसी होती है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के लिए हम जिस आकृति का उपयोग करते हैं वो हम इस आकृति का उपयोग नहीं करते हैं। आपने किताबों में, एग्जाम पेपर पर, प्रैक्टिस सेट पर कहीं भी पासे को अगर देखा होगा तो आपने इस मूल आकृति में कतई नहीं देखा होगा। वह जो पासे की आकृति होती है, वह पासे की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है। मतलब पूरे पासे को देखने के लिए, जैसे हम सभी लोग कहते हैं कि हम 3D पिक्चर्स को पूरा नहीं देख पाते। जब आप थिएटर में जाते हैं और आपको 3D मूवी देखनी होती है तो आपको एक अलग से चश्मा पहनना पड़ता है, क्योंकि हम देख ही नहीं सकते। तो पासे को हमें हल करना होता है, हमें पूरी 6 सतह की जरूरत होती है। तो कंटेंट के रूप में जब हम पासे को यूज करते हैं तो हम किसी किताब में या किसी पेपर में जब उसको देखते हैं, कहीं भी लिखा हुआ या छपा हुआ देखते हैं, तो हम ऐसे आकृतियों को देखते हैं। मतलब 6 सतह वाली जो एक बराबर सतह वाली जो आकृति थी, उस 6 बराबर सतह वाली आकृति को हम 3-3 सतह वाली 2 आकृतियों में बांट के पढ़ते हैं। तो पढ़ाई लिखाई के लिए हम पासे की जिस आकृति या फिगर का यूज करते हैं वो ये पासा होता है। और एक पासे में कितनी सतह रिफ्लेक्ट होती है, 3 सतह रिफ्लेक्ट होती हैं। तो 2 पासे में कितनी सतह रिफ्लेक्ट होगी, 6 सतह रिफ्लेक्ट होगी। तो इस प्रकार की आकृति से आइए कैसे पासे को पढ़ते हैं, कहां से पासे की कैलकुलेशन शुरू होती है, कैसे हमें पढ़ना है, हम इसको प्रारंभ करते हैं। यह एक बेसिक बात है पासे के बारे में। तो आइए पासे के उस भाग को पढ़ना शुरू करते हैं जहां से आपकी परीक्षाओं में सीधे प्रश्न बनते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक पासा होता है वो 3 तरीके का होता है। कौन कौन सा, 1 सरफेस कॉमन, 2 सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन। तो क्या नेचर होता है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं किसको, 1 सरफेस कॉमन को। 1 सरफेस कॉमन को सभी परीक्षाओं में प्रश्न आपके लगभग यहां से बनते हैं, और यही लॉजिकल डाइस का आपका बेसिक भी है ना। इसको हम लोग कहते हैं एक सतह समान। तो एक सतह समान का बेटा क्या नेचर होता है, इसको देखने की जरूरत है, कैसे कॉमन होता है पासा। तो हम लोग क्या करते हैं कि इस बोर्ड को 3 भागों में बांट देते हैं आपको समझाने के लिए, जिससे आप बेहतर तरीके से इसको समझ सकें। 1 सरफेस कॉमन डाइस में जब हमें निर्देश दिया होता है तो उसमें लिखा होता है, जैसे मैंने लिखा कि एक पासे की 6 सतहों पर ए से लेके एफ तक की वर्णमाला को अल्फाबेट्स को लिखा गया है। इसका मतलब क्या लिखा गया है, ए बी सी डी ई और एफ। अब हमने पासे की आकृति को बनाया, जो आकृति हम लोगों ने वहां पे इंट्रोड्यूस की है। एक आकृति ये बनाई और एक आकृति हम लोगों ने पासे की यहां पे बनाई। अब दोनों आकृतियों में हमने लिखा जो लिखने के लिए कहा गया, तो इसमें मैंने लिखा ए बी एफ, यहां पे मैंने लिखा डी ई बी। अब पासे की दोनों आकृतियों को जब आपने देखा तो ये एक ही पासे की दोनों आकृति हैं। एक ही पासे की दोनों आकृतियों को जब हमने एनालाइज किया तो हमने देखा कि अगर एक आकृति में 3 सतहें दिखाई देती हैं तो हमें 2 आकृति में 6 सतहों को दिखाई देना चाहिए। कैसे, 3 इसमें 3 इसमें। लेकिन आपने दोनों में देखा कि ये वाली जो आकृति है, ये वाली जो सतह है, ये दोनों में कॉमन है। अगर ये दोनों में कॉमन है तो इस नेचर को हम लोग क्या कहते हैं बताओ, इस नेचर को हम लोग कहते हैं 1 सरफेस कॉमन। जब कोई सतह दोनों में कॉमन हो जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 सरफेस कॉमन कहते हैं। जैसे यहां पर आप देख रहे हैं, क्योंकि अब यहां पर आपको 5 ही सतहें दिख रही हैं, गौर से देखिएगा। तो एक सतह के स्थान को इसने घेर लिया। जो सतह दोनों में उभयनिष्ठ हो, दोनों में कॉमन हो, उसको कहते हैं कॉमन सरफेस। जैसे जो बी है वो क्या है, कॉमन सरफेस। लेकिन जब एक सतह के स्थान को घेर लेगी तो जो सतह हमें नहीं दिखाई देगी, मतलब इन 6 में तो शामिल है लेकिन इन दोनों में नहीं है, ऐसी सतह जो दोनों आकृतियों में हमें नहीं दिखाई दे, ऐसी सतह को हम कहते हैं हिडन सरफेस, छिपी हुई सतह। कौन सी सरफेस, हिडन सरफेस, या अदृश्य सतह, या तो छिपी हुई सतह। तो कौन सी सतह दोनों में नहीं दिखाई दे रही है, ए है, बी है, डी है, ई है, एफ है, सी नहीं है। तो इसका मतलब जो सी हो गया वो क्या हो गया, हिडन सरफेस। एक कंडीशन में ऐसी होती है कि कॉमन सरफेस का विपरीत सीधे सीधे हिडन सरफेस होती है।
कॉमन सरफेस का विपरीत सीधे सीधे हिडन सरफेस होती है। इस सवाल को लगाने की जरूरत नहीं है। अगर हम वन सरफेस कॉमन में हैं और वन सरफेस कॉमन में जो कॉमन सरफेस है उसका विपरीत हमेशा क्या होगा, हिडन सरफेस होगा, छिपी हुई सतह होगी। तो अगर सीधे सवाल इस प्रकार से आ गया और आपने नेचर को देखा कि वन सरफेस कॉमन का सवाल है, तो तुरंत देख लीजिए जो दोनों में उपस्थित हो उसका विपरीत हमेशा वो सतह होगी जो दोनों में उपस्थित ना हो। तो कॉमन का विपरीत क्या होता है, हिडन, और हिडन का विपरीत क्या होता है, कॉमन। चलो ये तो क्लियर हो गया। तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि इस स्थिति में क्या बन रहा है, तो इस स्थिति में आपने बताया कि कॉमन कौन सी है, बी है, और हिडन कौन सी है, सी है। तो बी का विपरीत सी होगा और सी का विपरीत क्या हो जाएगा, बी। अब बारी आती है कि यदि हमें सभी सतहों के विपरीत निकालने हो तो हम क्या करेंगे। तो सभी सतहों के विपरीत यदि आपको निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, दोनों डाइस में जो कॉमन सरफेस है उससे आप क्लॉकवाइज घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाएंगे। जैसे दोनों डाइस में कॉमन सरफेस क्या है, बी। अब देखो बहुत सारे बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं क्लॉकवाइज कैसे घूमे। तो जैसे ये 12 है, ये 3 है, ये 9 है, एक बार समझ लीजिए इस डाइस के लिए ये 12 है, ये 3 है और इधर क्या होगा, 9। क्लॉकवाइज होता है मतलब घड़ी की सुई की दिशा में घूमना, ऐसे। तो दोनों से क्लॉकवाइज जब आप घूमेंगे तो यहां से लिखिए बी एफ ए, हम घूमे तो हमने लिखा बी एफ ए। यहां से भी कॉमन घूमिए तो कॉमन के नीचे कॉमन को लिखिए, बी के नीचे बी हो गया, एफ के नीचे ई आ गया और ए के नीचे क्या आ गया, डी। सीक्वेंस से लिख लीजिए, जो कॉमन है उसके नीचे कौन होगा, हिडन होगा, तो बी के नीचे क्या होगा, सी। इसका मतलब है अब आप सभी सतहों के विपरीत को निकाल चुके हैं। कैसे, अगर हम कहें बी का विपरीत क्या होगा तो सी होगा, सी का विपरीत क्या होगा तो बी होगा, एफ का विपरीत क्या होगा, ई होगा, ई का विपरीत क्या होगा, एफ होगा, और ए का विपरीत क्या होगा, डी होगा, और डी का विपरीत क्या होगा, ए होगा। क्लियर है। जैसे हम एक और सवाल को लेते हैं, फिर समझिए। जैसे मैंने कहा कि किसी पासे की 6 सतह पर 1 से लेकर 6 तक के अंकों को लिखा गया है। तो 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं आपको, है ना, जिससे कभी आप पासा ना भूलें। अब हमने यहां पे पासे की 2 आकृतियों को बनाया, एक इसको और एक इसको। चलो यहां पे मैंने लिखा 4 3 5, यहां पे मैंने लिखा 2 6 4। अब पासे की जब इन दोनों आकृतियों को आपने देखा तो आपने देखा इन दोनों आकृतियों में एक नेचर आपको समझ में आ रहा है, क्या, कि इन दोनों आकृतियों में 4 क्या है बताओ, कॉमन है। देख पा रहे हैं आप। तो इन दोनों आकृतियों में अगर 4 कॉमन है तो इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है। अगर दोनों में 4 कॉमन है तो इसका मतलब है एक सतह कॉमन है। तो इस पासे को हम लोगों ने क्या कहा, वन सरफेस कॉमन कहा। अब अगर एक सतह कॉमन है तो निश्चित रूप से एक सतह हिडन भी होगी। तो हिडन सरफेस क्या है, हिडन सरफेस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिंदी में अलग अलग लिखा होता है, कहीं कहीं इसको हम लोग शब्दों में पूछते हैं अदृश्य सतह कहते हैं, कहीं कहीं हम लोग इसको क्या कहते हैं, छिपी सतह कहते हैं, छिपी हुई सतह, अदृश्य सतह या तो छिपी हुई सतह, इंग्लिश में हिडन सरफेस सबसे अच्छा टर्म है। अब देखो 4 अगर दोनों में कॉमन है तो 4 तो ये हो गया। अगर मैं डायरेक्ट पूछ लूं कि 4 का विपरीत क्या होगा तो आप क्या कहेंगे, जो हिडन सरफेस होगी वो विपरीत हो जाएगी। तो दोनों में क्या नहीं दिख रहा है, तो आप कहेंगे सर दोनों में एक नहीं दिख रहा है, तो एक क्या हो गया, हिडन। इसका मतलब 4 का विपरीत 1 हो गया और 1 का विपरीत क्या हो गया, 4। अब आप बताओ यहां पर अगर हमें सभी सतहों के विपरीत निकालने हैं, ये तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 4 का विपरीत 1 हो गया और 1 का विपरीत 4 हो गया, क्योंकि कॉमन का विपरीत क्या होता है, हिडन, और हिडन का विपरीत क्या होता है, कॉमन। कॉमन सरफेस को हम हिंदी में कहते हैं समान सतह या उभयनिष्ठ सतह। क्या कहते हैं, समान सतह या उभयनिष्ठ। अगर हमें सभी सतहों के विपरीत निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, दोनों पासे में उपस्थित कॉमन सरफेस से घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाएंगे। तो कॉमन सरफेस क्या है, 4। अब 4 से घड़ी की सुई की दिशा में घूमिए तो आपने लिखा 4 5 और 3। यहां से भी जब 4 से आप घड़ी की सुई की दिशा में घूमेंगे तो क्या होगा, 4 2 6। अब बताओ 4 के नीचे क्या आएगा, तो कॉमन के नीचे क्या आता है, हिडन, तो क्या आएगा, 1। अब यहां पर स्पष्ट हो गया, सभी सतहों के विपरीत आपके क्लियर हो गए। 4 का विपरीत क्या होगा, 1, 1 का विपरीत क्या होगा, 4, 5 का विपरीत क्या होगा, 2, 2 का विपरीत क्या होगा, 5, 3 का विपरीत क्या होगा, 6, और 6 का विपरीत क्या होगा, 3। क्लियर हो गई बात। तो यहां पे सभी सतहों के विपरीत हम निकाल सकते हैं। तो वन सरफेस कॉमन को अगर हमें पहचानना हो तो इसकी पहचान बिल्कुल सिंपल है। सीधे सवाल आपके आते हैं
कॉमन सरफेस का विपरीत हमेशा हिडन सरफेस होता है। यदि हमें सभी सतहों के विपरीत निकालने हैं तो हम दोनों पासे में उपस्थित कॉमन सरफेस से घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। कॉमन सरफेस के नीचे कॉमन सरफेस को लिख देंगे। क्रमशः एक दूसरे के नीचे आने वाली सरफेसेज या सतह एक दूसरे की विपरीत सतह होती है। चलिए एक और उदाहरण को देखते हैं जिससे आप इस पूरी चीज को कनेक्ट कर सकें। जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक पासे की 6 सतहों पर P, Q, R, S, T और U लिखा है। आप सभी लोग भी इसका उत्तर करिएगा। और मैंने पासे की 2 आकृतियां यहां पर स्पष्ट रूप से बना दी ऐसे, ठीक है। अब इन दोनों आकृतियों को आप एक बार देख लीजिए। ये पासे की बेटा 2 आकृतियां हैं। एक आकृतियों में यहां पे लिखा है, बताओ, P, R, S, यहां पे लिखा है T, Q, R, ठीक है। अब जैसे ही आपने इन पासे की दोनों आकृतियों को देखा, इसकी कुंडली आपको दिख गई क्या कि दोनों में R क्या है, बताओ, कॉमन है। अगर दोनों में बेटा R कॉमन है तो हिडन क्या है, अब आप तेजी से देख सकते हैं। तो U क्या है, बताओ, हिडन है। तो कॉमन का विपरीत हमेशा क्या होता है, बताओ, हिडन होता है। अगर R कॉमन है तो कॉमन का विपरीत क्या होगा, हिडन। तो अगर सीधे सीधे आपसे पूछा जाए तो R का विपरीत क्या होगा, U, या U का विपरीत क्या हो जाएगा, R। इसमें तो कोई दिक्कत किसी को होगी नहीं। चलो अगर हमें सभी सतहों के विपरीत निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, फिर सुनिए। दोनों डाइस में उपस्थित कॉमन सरफेस से घड़ी की सुई की दिशा में घूम जाएंगे, बिल्कुल आसान से। ये घड़ी की सुई की दिशा है और ये घड़ी की सुई की दिशा। कॉमन सरफेस के नीचे कॉमन को लिखना है। अब सीक्वेंस से पहली आकृति को लिख लीजिए तो क्या होगा, R, P, S। इसमें क्या होगा, बताओ, R, T, Q। अब R के नीचे क्या होगा, बताओ। तो R के नीचे बेटा अब होगा U। अगर ये कॉमन है तो ये हिडन है। P का विपरीत T होगा, T का विपरीत P होगा, S का विपरीत Q होगा, Q का विपरीत S होगा, है ना। तो R का विपरीत U या U का विपरीत R, P का विपरीत T या T का विपरीत P, S का विपरीत Q या Q का विपरीत S होगा। तो हम इस प्रकार से वन सरफेस कॉमन पासे को न केवल पहचान सकते हैं बल्कि उसके विपरीत को भी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए अगले क्रम पर आगे बढ़ते हैं और इसके बाद बात शुरू करते हैं टू सरफेस कॉमन। तो अब देखिए टू सरफेस कॉमन जो डाइस होता है बेसिकली उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है और उसके विपरीत को हम कैसे ज्ञात करते हैं और अंतर क्या होता है। तो टू सरफेस कॉमन जो डाइस है उसको हम लोग क्या कहेंगे हिंदी में, बताओ बेटा। इसको हम लोग कहते हैं दो सतह समान। हमेशा एक बात याद रखो, रिकॉर्डिंग क्लास में आपकी तैयारी हमेशा बेहतर होती है। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा क्योंकि यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। यह फुली केवल पढ़ाई का मैटर होता है। और अब मैं लाइव अगर आपके डाउट ले लूं, लाइव शीट सॉल्यूशन करा लूं, तो मुझे लगता है पढ़ने का सबसे बेहतर तरीका यह है क्योंकि यहाँ पर आप पूरी तरीके से एकाग्र और कंसंट्रेट होकर पढ़ सकते हैं जो आपकी परीक्षा की वास्तविक डिमांड है। दो सतह समान, दो सतह समान कैसे होगा, फिर हमने इस बोर्ड को लगभग 2 भागों में बांट के हम इसका पढ़ेंगे। ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहां से आपके और अच्छे बेसिक्स क्लियर होंगे। फिर वही कंडीशन, एक निर्देश दिया गया कि एक पासे की 6 सतहों पर ए से लेके एफ तक लिखा है। तो बेसिकली ए, बी, सी, डी, ई और एफ लिखा है, हमेशा दिया रहेगा। यह आकृति बनी रहेगी तो उस पर लिखा रहेगा। ये पासे की एक आकृति है और ये पासे की दूसरी आकृति है। अगर ये पासे की दोनों आकृतियां यहां पर हैं और इस पर मैंने लिखा ए, बी, सी और यहां पे मैंने लिखा ए, बी, डी। अब आप गौर से इस डाइस को देखिए। जो डाइस अभी हम लोग पढ़ रहे थे और जो डाइस अब हम लोग देख रहे हैं, इसमें अंतर बेसिकली क्या है। अंतर बेटा इसमें है कि इसमें देखो यहां पर ए है और बी है, दो सरफेस, और यहां पर भी ए है और बी है, दो सरफेस। तो जब आप देखते थे कि वन सरफेस कॉमन थी, एक सतह समान थी, तो आप उसको क्या कहते थे, वन सरफेस कॉमन। अगर दो सतह दोनों में समान या उभयनिष्ठ हो गई तो इस नेचर को हम क्या कहेंगे, टू सरफेस कॉमन। ध्यान दो, जब वन सरफेस कॉमन रहता था तो वन सरफेस हिडन होता था।